हाय फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल दुनिया में एक नई बीमारी आ रखी है जिसको हम मंकी पॉक्स बोलते हैं। मैं उसी के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहता था कि मंकी पॉक्स क्या है और हमें क्या प्रिकॉशन इसमें लेने हैं। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जैसे नॉर्मल वायरल बीमारियां होती हैं। लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है, इसके जो लक्षण है वो ऑलमोस्ट स्मॉल पॉक्स की तरह है। लेकिन इनकी जो सिवियरिटी है वो कम है। इसका फर्स्ट केस 1958 1958 में सबसे पहले इन बंदरों में देखा गया था। जो बंदर हम रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए तब से इस बीमारी का नाम जो है मंकी पॉक्स रखा गया है। फर्स्ट ह्यूमन केस जो मंकी पॉक्स का डिटेक्ट हुआ था वो कांगो में हुआ था 1970 में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब हम किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तब जब वायरस हमारे अंदर चली जाती है, उस वायरस के अंदर जाने से लेके हमारे अंदर लक्षण आने में कितना वक्त लगता है, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये यूजली 6 से 13 दिन का रहता है, बट कई लोगों में ये 5 से 21 दिन तक हो सकता है। और पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, मंकी पॉक्स हो जाता है, तो वो अ, दूसरों को कैसे ट्रांसमिट कर सकता है, दूसरों को कैसे फैला सकता है। वो कितने दिन ऐसे दिन कितने होते हैं, कब होते हैं जब वो दूसरों के लिए इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। वो यूजली 1 से 2 दिन रैश के आने से पहले से लेके जब तक उसके अंदर स्कैब बन जाते हैं। स्कैब मतलब ड्राई स्कैब। वो मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें बनते हैं। जब वो गिर गिर जाते हैं, स्कैब बन के सूख के गिर जाते हैं, 2 दिन रैश आने से पहले से लेके स्कैब बनने तक, स्कैब गिरने तक, ये पीरियड के दौरान वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये कैसे फैलता है? जब ग्रसित व्यक्ति जिसको मंकी पॉक्स हो रखा है, वो हमारे सामने अगर खांसी करता है, छींक मारता है, जहां हम उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर हम उसकी चादर का या उसके कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब ये हमें फैल सकता है। दोस्तों, मंकी पॉक्स के मरीज को शुरुआती दौर में पहले बुखार आता है, फिर उसके लिम्फ नोड्स छोटी ग्रंथियां होती हैं, वो सूज जाती हैं। वो कान के पीछे या हमारे आर्म स्लिट्स में या फिर गले में या फिर हमारे इंग्वाइनल एरिया में वो सूज जाती है, उनमें दर्द हो जाता है, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को बुखार के साथ साथ हेडेक, मसल में पेन, बहुत थकावट, ठंड लगना, बहुत ज्यादा पसीना आना, या फिर गले में दर्द, खांसी वगैरह, ये सब लक्षण आ सकते हैं। और जब ये सिम्टम्स आते हैं और कुछ 1-2 दिन के आने, फीवर के आने के बाद ही उनको बॉडी में रैश आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं ये दिखाऊंगा आपको कि ये रैशेस हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स में रैशेस होते थे पहले, ये लाल थपके होते हैं, धीरे धीरे में इनमें पानी आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास फेस पे दिखाई देते हैं, फेस के बाद ये फिर फैलते हैं, आपकी टांगों में चले जाएंगे, आपकी आर्म्स में चले जाएंगे, आपके जो हाथों की तलियां हैं या पैरों के सोल हैं उसके ऊपर फैल जाते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये बुखार आने के एक दो तीन एक 1 से 3 दिन के बाद ये इनका आना शुरू हो जाता है, और कम से कम ये 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक इनको ये रैशेज रहेंगे, जब पेशेंट को बुखार आता है, उसके लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, या रैश आने से 1-2 दिन पहले से लेके जब तक ये इसके फफोले जो निकले हैं, रैशेज निकले हैं, जब इनके ऊपर जख्म बन जाता है जिसको हम स्कैब बोलते हैं, वो जब स्कैब गिर जाता है, उस इस दौरान पेशेंट जो है वो इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव का मतलब होता है कि अगर हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे आगे खांसी या छींक कर देता है, जब हम उसके साथ टच में आते हैं, या उसकी कोई तौलिए को, अंडरवियर, बनियान को, कपड़ों को, चादर को अगर हम हाथ लगाते हैं, तब हमें चांसेस होता है कि हम इन्फेक्शन को कैच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं
बहुत दर्द करते हैं, ये रैशेज जो होते हैं बहुत दर्द करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ठीक होते जाते हैं, ये गिरना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को कई बार खुजली महसूस होती है। अगर हम पेशेंट का इलाज ना करें प्रॉपरली, पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, तो ऐसे पेशेंट्स को अ, दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, दिमागी बुखार हो सकता है। और अगर आंखों में ये रैशेस हो जाएं, तो पेशेंट की आंखों की रोशनी जा सकती है। दोस्तों, इसकी मेन ट्रीटमेंट यही है कि हमने पेशेंट को अलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है अलग कमरे में। और उसको कोशिश रखनी है कि जहाँ जहाँ उसको ये रैशेज हैं, ऐसी स्किन को वो कवर करके रखे, मुंह को कवर करके रखे। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इसकी खुराक रखती है, हाइड्रेशन उसकी मेंटेन करके रखती है, कि मीन्स वो पानी जूस वगैरह ज़्यादा पिए। और जो भी उसको सिम्टम्स है, जैसे बुखार है उसके लिए पैरासीटामोल दे दिया, इचिंग हो रही है तो उसको इचिंग के लिए अलग से दवाई दे दी है। और देखना है कि उसको और ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है तो उसी हिसाब से हमें उसको ट्रीट करना है। पेशेंट आइसोलेशन के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि वो जिस रूम में भी आइसोलेट करेंगे हम, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। पेशेंट को हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहन के रखना है। उसके जो स्किन के ऊपर रैशेज हैं, फफोले हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वो कवर करके रखेगा। मीन्स लॉन्ग स्लीव्स वाले पूरे बाजू वाले कुर्ता पजामा पहनेगा, ताकि दूसरों को उससे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और ये हमें तब तक उसको आइसोलेट करके रखना है जब तक ये जब फफोले बिल्कुल तरह से ठीक ना हो जाए, या इनके ऊपर जो स्कैब है वो प्रॉपर बन के झड़ ना जाए। क्योंकि जब तक ये झड़ ना जाएगा, प्रॉपर स्कैब उसके ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक वो दूसरे के लिए इन्फेक्शन का स्रोत बन सकता है। जब भी ऐसा पेशेंट आइसोलेटेड होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो जो भी उसका सामान है, चाहे उसके कपड़े हैं, बेडिंग्स हैं, हमें उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आना है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। और हमें जब भी उसके पास जाना है, अगर हम उससे उसको टच भी करते हैं, तो हमें प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, जिस सोप या वाटर के साथ, या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर के साथ। और ऐसे पेशेंट्स को हमें जरूरी है कि जब भी जो भी हम जो डॉक्टर है या नर्सेज हैं, इवन के घर वाले उसका केयर कर रहे हैं, अगर वो पीपीई किट वगैरह पहनेंगे, तो वो खुद भी बच सकते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को जब भी हमने शिफ्ट करना है कहीं भी हॉस्पिटल में, तो हमें पीपीई किट का इस्तेमाल करना है। ये मैंने गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से डाउनलोड करके आपको बताई है। आशा है कि आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि मंकी पॉक्स क्या है और हमें इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।